हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर नितिका इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम द टीम अन अकेडमी। मैं यहाँ पर 30 डेज प्लेज कोर्स के लिए आई हूँ और आज का जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं दैट इज रूरल डेवलपमेंट। फुल चैप्टर हम करेंगे रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, बट जो है ये चैप्टर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अपने बारे में और अन अकेडमी के बारे में। ये मेरी इंट्रोडक्शन है आपके सामने गाइस। दिस इज डॉक्टर नितिका इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव डन PhD in finance. I'm double post graduated MCom and MBA, UGC with JRF qualified, CA inter qualified, and I have teaching experience of 9+ years. और वो सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आज का लेक्चर सुनने के बाद रूरल डेवलपमेंट के लिए आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मतलब फुल फ्लेज्ड आपका चैप्टर जो है प्रॉपरली हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे कि पेपर्स में भी आपको कोई डाउट और कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। सारे नोट्स यहाँ मिलेंगे। आस्कर आउट फीचर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, आस्कर आउट फीचर आप ज़रूर यूज़ करिए अगर अभी तक नहीं किया है। सिंपली आस्कर आउट पर जाकर आपको क्लिक करना है, अपना डाउट भेज देना है और उस डाउट का जो आंसर है आपको यूं क्विकली हम लोग दे देंगे। BN लाइव इज माय कोड विच यू शुड यूज। अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के फीचर्स आपके सामने हैं। लाइव लर्न आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे और सारा सिलेबस आपको हम प्रॉपरली कवर कराएंगे। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आपके सामने है, कोई भी प्लान चूज कर लीजिए। मैं तो बोलूँगी 6 मंथ्स तो एटलीस्ट लीजिए, जिससे कि आपको पूरा वेल वर्स्ड हो जाए सारे सब्जेक्ट सारे सिलेबस। BN लाइव कोड यूज़ करने से 10% का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिंगल अटेंशन मिले तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसमें आपको 1 to 1 पढ़ाएंगे, सिर्फ एजुकेटर और आप, क्लास में कोई और स्टूडेंट नहीं होगा। आपके पर्सनल डाउट्स, पेरेंट्स मीट, सब कुछ इसके अंदर एग्जॉस्टिवली कवर्ड है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के प्लान्स भी बिल्कुल आपके सामने हैं। इसमें से कोई भी प्लान चूज कर लीजिए। हर प्लान जो है आपको एग्जॉस्टिव सिलेबस की कवरेज देगा। 10% ऑफ ले लीजिए। अन अकेडमी प्लस BN लाइव डाउनलोड कर लेना, आपको बिल्कुल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट एवरीवन। BN लाइव कोड यूज कर लीजिए फटाफट से। और ये मेरा टेली लिंक है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और मैं फटाफट से यहाँ पर अभी रूरल डेवलपमेंट शुरू कराने वाली हूँ। ये रही फर्स्ट स्लाइड। अपने कॉपी पेन सब कुछ पकड़ लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड ऑल मैं आपको बताते जाऊंगी, आप नोटिंग करते जाना। ओके, या जस्ट अ मिनट। चलिए, रूरल डेवलपमेंट, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। रूरल डेवलपमेंट मतलब रूरल एरियाज को डेवलप करना, रूरल एरियाज को डेवलप करना। इट बिकम्स द पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक एक्शन प्लान है, हम रूरल एरियाज को डेवलप करना चाहते हैं। किस तरह से, मतलब क्या करना चाहते हैं, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं। बेसिकली व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं, सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। दो तरह से सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट चाहते हैं रूरल एरियाज की। इसके लिए हमने प्लान क्या क्या बनाए, देखो देखो आप खुद ही सोचो। किसी एरिया को हम डेवलप कब बोलेंगे, कब बोलेंगे किसी एरिया को डेवलप, जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, है ना। जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है तो एक बार मेरा रिकॉर्डेड वीडियो रेफर करना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग की स्किल को बढ़ाना। ठीक है, बेसिकली उनकी स्किल को बढ़ाना सो दैट वो काबिलियत से कोई भी काम कर सके। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, पॉवर्टी एलिविएशन, लैंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हैं जो एक्शन प्लान के अंदर आती हैं रूरल डेवलपमेंट के। और अगर हम ये सब कुछ कर दें तो बट ऑब्वियस है रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। एक बार येस और नो कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट, येस नो लिखो फटाफट, है कि नहीं। बिल्कुल ठीक। एक कहावत सुनी होगी, जिंदगी में तरक्की करनी है तो पैसा होना चाहिए। पैसे की बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई।
और रूरल डेवलपमेंट में भी जो मेन चीज़ आड़े आती थी ना वो था पैसा। तो यहाँ पे अभी मैंने रूरल क्रेडिट की बात करनी है तुम लोगों से कि जब फार्मर्स को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो किस तरह से रूरल क्रेडिट को इकट्ठा करते हैं। मतलब रूरल क्रेडिट का बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रेडिट फॉर द फार्मिंग फैमिलीज। ठीक है, जो क्रेडिट है वो एक लाइफ लाइन है एक फार्मिंग फैमिली की, क्योंकि उनको पैसे की जब ज़रूरत पड़ेगी और उनको उसी समय पैसा मिल जाएगा तो बट ऑब्वियस है वो अपनी तरक्की कर सकते हैं। दो तरह के क्रेडिट होते हैं यहाँ पर, दो क्या इवन तीन तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म, देन वी हैव मीडियम टर्म, और थर्ड वी हैव लॉन्ग टर्म। अब अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ वो 6 से 12 महीने, मतलब लेस देन 1 ईयर। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ इट इज़ लेस देन 1 ईयर, ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ। ओके, और अगर मैं यहाँ पे मीडियम टर्म की बात करूँ तो मीडियम टर्म 1 साल से लेके 5 साल तक चलता है, मतलब 12 महीने 1 साल से लेके 5 साल तक। और अगर तुम 5 साल से भी ज़्यादा जो है लोन ले रहे हो, लंबे टाइम के लिए लोन जो है ले रहे हो, तो वो लोन तुम ऑब्वियसली तभी ले रहे हो अगर तुम कोई बहुत बड़ी चीज़ ले रहे हो, जैसे तुम कोई लैंड परचेज कर रहे हो। अब लैंड तो यार इतना महंगा होता है तो उसके फाइनेंस के लिए तो पैसा चाहिए, बट ऑब्वियस है। मीडियम तुम यूज़ कर रहे हो अगर तुमने कोई मशीन वगैरह लेनी है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म तो यार कोई छोटा मोटा सीड्स वगैरह भी लेने हैं, कोई फर्टिलाइजर्स लेने हैं, उसके लिए तुम ले लेते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोर्सेस हैं क्या रूरल क्रेडिट के? तो बेसिकली राजा दो सोर्सेस हैं, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल, एक है इंस्टीट्यूशनल। अब आप पूछोगे मैम हमें ऐसे नहीं समझ आ रहा, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करो, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। नॉन इंस्टीट्यूशनल है जो इंस्टीट्यूट नहीं है, इंडिविजुअल है। सिंपल इंडिविजुअल्स से तुम लोन ले रहे हो, जैसे मनी लेंडर हो गए, ट्रेडर हो गए, कमीशन एजेंट्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, मतलब कोई भी, मतलब इंस्टीट्यूट नहीं है, नॉर्मल तुम किसी जान पहचान के बंदे से तुम जो है लोन ले रहे हो, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर आ जाएगा। इंस्टीट्यूशनल के अंदर आएगा जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, एसबीआई हो गया, आरआरबी हो गया, रीजनल रूरल बैंक, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, स्टेट बैंक, सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपको रूरल क्रेडिट देंगे, ये उसके सोर्सेस हैं। क्लियर हुआ ये रूरल क्रेडिट? एवरीवन से यस इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट अपने डाउट्स बिल्कुल यहाँ पे लिखते जाइए, मैं एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे कमेंट्स डाल दूंगी, जो भी आपका डाउट होगा, डोंट वरी एट ऑल। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं आ रही हूँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग टॉपिक के ऊपर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज। आप ना प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैम्पल ईयर पेपर्स वगैरह ये उठा के देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केट, ट्रस्ट में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसमें बेसिकली हम एग्रीकल्चर की मार्केटिंग कर रहे हैं। देखो, एक फार्मर है, किसान कितनी मेहनत से क्रॉप को उगाता है और वो चाहता है उसकी क्रॉप हर एक बंदे तक आराम से पहुंच जाए और उसको बनता हुआ पैसा भी मिले, ठीक है ना। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मार्केट सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कैसे मैम, तो मैं आपको बताती हूँ। रेगुलेटेड मार्केट्स होनी चाहिए। रेगुलेटेड मार्केट्स मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिक। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव वर्ड इंग्लिश का है, इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। तो ये जो सोसाइटीज हैं ये हेल्प करती हैं एक एग्रीकल्चरल फील्ड की डेवलपमेंट के लिए। थर्ड है गाइस, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। वेयर हाउस, वेयर हाउस, वेयर हाउस को हिंदी में कहते हैं गाइस गोडाउन। क्या कहते हैं? गोडाउन। तो ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, गोडाउन की फैसिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा एग्रीकल्चर के इरा को डेवलप करने में। आप पूछोगे मैम कैसे, तो इसका आंसर ये है गाइस, कई बार क्या होता है इतनी सारी फसल जब कटती है वो एकदम से सारी की सारी नहीं बिक जाती। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर गोडाउन होगा उस फसल को स्टोर करने के लिए, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, तो इट वुड बी इजी फॉर यू, इट वुड बी इजी फॉर यू टू प्रोटेक्ट दैट एंड टू ब्रिंग दैट इन द मार्केट एज वेल,
ठीक है। फिर अभी एक जगह पे दूसरी जगह पर लेके जाना है तो यार ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलो। तो यहाँ पर आपको अच्छी ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगी, इंफॉर्मेशन अच्छी डिसेमिनेट होगी। और एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब जितना बनता है एक फार्मर को उतना पैसा उसको मिलना चाहिए। ठीक है, इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अभी तक मैंने आपको क्या क्या कराया मैं एक बार रिपीट कराती हूँ। एक हमने किया रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग, फिर हमने क्या किया रूरल क्रेडिट जो 3 तरह का है, और रूरल क्रेडिट के सोर्सेज मैंने तुम्हें कराए जो 2 तरह के हैं, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल। और उसका डिफरेंस मैंने तुम लोग को ये बताया जो कि उनके नाम में ही है। नॉन इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, तुम एवं ही किसी बंदे से, किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से या किसी साहूकार से लोन ले रहे हो। लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब ये है कि प्रॉपर तुम किसी इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट ले रहे हो, जैसे एसबीआई हो गया या कोई भी इंस्टीट्यूशन है प्रॉपर। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब देखो तुमने एक वर्ड सुना होगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में यस और नो करके। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वर्ड है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? यस और नो में आंसर कर दो मुझको। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स सुना होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन। मैं बताती हूँ, एक मिनट रुको। डिसगाइज्ड का मतलब होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। ये एग्रीकल्चर एरियाज में बहुत होती थी, क्योंकि एक ही एक्टिविटी है, एक फैमिली के जितने बच्चे हैं सभी उसी एक्टिविटी में तुम झोंकते जा रहे हो, सारे एग्रीकल्चर ही करते जा रहे हो। कितने को लोगों को एक लैंड में फिट कर लोगे भाई? कितने को लोगों को कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो एक बड़ी अच्छी सलाह दी सलाहकारों ने कि तुम डाइवर्सिफाई कर लो यार चीज़ों को, और भी एरियाज में सर्च करो जहां पर तुम कर सकते हो। जैसे तुम क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, या तुम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। क्रॉप प्रोडक्शन में भी कर सकते हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी कर सकते हो। कैसे, मैं इन डिटेल बताती हूँ। पहले मैं क्रॉप्स में बताती हूँ। क्रॉप्स में हम कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब एक ही क्रॉपिंग सिस्टम की बजाय तुम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में आ जाओ। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में वो क्या होता है मैम, हमें थोड़ा सा बताओ। देखो इसका मतलब, ये मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर जब हमने किया था ना उसमें मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो कैश क्रॉप्स को इम्पोर्टेंस देते थे जिनसे उनको पैसा मिले। तो ठीक है ना भाई, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ आप अपना पेट पालने के लिए फार्मिंग करो, उसकी बजाय तुम कमर्शियल फार्मिंग करो। कमर्शियल फार्मिंग मैम कैसे, कमर्शियल फार्मिंग कैसे करें? कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है मल्टीपल क्रॉपिंग में शिफ्ट होके तुम एक ही क्रॉप पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, अलग अलग क्रॉप्स जो है तुम उगा रहे हो, जिससे कि तुम्हारे प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन करने से क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। एक कहावत है ना, डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, वो वाली चीज हो जाती है इसके अंदर। मार्केट रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, यू नो। सो ये चीज़ें जो हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को करके आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का क्या फ़ायदा रहेगा उसका मैं आपको बताती हूँ। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में ना डिफरेंट तरह के एरियाज आएंगे। वो कौन से एरियाज हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उनको हम कहते हैं नॉन फार्म एरियाज। एक एक एरिया में आपको बताती हूँ, जैसे फिशरीज। ये हम आपको सलाह दे रहे हैं कि सारे लोग यार एक ही फैमिली के एग्रीकल्चर में जाते जा रहे हो, कुछ और भी नई नई एक्टिविटीज़ को ट्राई करो, अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई करो। जैसे फिशरीज मच्छी पकड़ना, ठीक है, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ये सारे सोर्सेज हैं फिशरीज के, तो इसमें तुम ट्राई कर सकते हो। और फिशरीज में ना बहुत पैसा है, स्पेशली कोस्टल एरियाज में, जो सी के पास है ना वहां पर तो बहुत। वाई नॉट, एक ही जगह पे क्यों रहना हुआ भला? हॉर्टिकल्चर, आहा क्या बात है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स,
बाकी सारी चीज़ों के अलावा इन चीज़ों पे भी ध्यान दो। और आजकल तो तुम देखो हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, लोग वाकई ही हॉर्टिकल्चर को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ये कैसे? अभी अभी देखो डाइंग, वीविंग, ब्लीचिंग, स्पिनिंग, ये सारी एक्टिविटीज तुम्हें पता है, ये सारी हाउस होल्ड एंड कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज में क्यों ना ट्राई करना हुआ भला, सिर्फ हम एग्रीकल्चर की तरफ। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही ये है कि हम एक एरिया की बजाय और भी एरियाज को ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, जिससे कि हमारे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ रहे हैं और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो रही है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो रही है। सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशन फ्लड। इसका मतलब ये है गाइस, ऑपरेशन फ्लड, पहले तो मैं आपको बता दूं किस चीज से रिलेटेड है, उसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। इट इज रिलेटेड विद मिल्क, दूध से ये रिलेटेड था, ठीक है। इसमें बेसिकली था क्या, जो फार्मर्स थे ना वो अर्बन एरियाज में सप्लाई करते थे मिल्क, और उनको एश्योर्ड फेयर प्राइस, मतलब जो उनका बनता प्राइस था ना वो मिलता था। और गुजरात जो है, यहाँ से ये ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था, फिर बहुत सारी स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी पता है रूरल एरियाज, वहाँ पे मिल्क के सोर्सेज जैसे काउज हैं या और भी बड़े सारे जो मिल्क के सोर्सेज है वो ज़्यादा होते हैं, फिर कंपेयर इट विद अर्बन एरियाज। तो हमने यार बेसिकली तो हर बंदा पैसा ही कमा रहा है ना, और तो वो क्या ही कर रहा है। तो जो रूरल एरियाज के लोग थे ना वो अर्बन एरियाज में मिल्क बेच के पैसा कमा रहे थे, एज सिंपल एज दैट। और इसका नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन फ्लड। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस में, थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को पर फिर भी होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना, इट इज़ लाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हेल्दियर है, टेस्टी है, हाइजीन है, और इसमें एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए तो वो ज़्यादा ही माना जाएगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अदरवाइज जो है नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, तो फिर मैं इतनी डिटेल में नहीं करा रही हूँ इसको, राइट। मैं आपको ना थोड़े से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन डिटेल बताने लगी हूँ। जो स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक कराया था ना रूरल क्रेडिट, उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था दो तरह के सोर्सेज है भाई, एक है इंस्टीट्यूशनल, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो यहाँ पे ना मैं तुम्हें थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल के बारे में बताने लगी हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, ओहो, जब भी हम रूरल की बात करते हैं सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो दिमाग में आता है उसका नाम है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, सबसे बड़ा बैंक। ये सेटअप हुआ था 1982 में। कब हुआ था, 1982 में, एज एन apex body to coordinate the activities of all the institutes involved in the rural financing system। जैसे आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स का हेड है, नबार्ड को आप रूरल बैंक्स का हेड कह सकते हो, इसमें कोई शक नहीं होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके क्रेडिट देने का मकसद ही ये होता था यार, क्रेडिट देने का मकसद ही ये होता था। फंक्शंस देख लो इसके, इन डिटेल बताती हूँ। नबार्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज़ यहाँ पे मुझे बड़े ध्यान से सुनते जाइए जो भी मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। नबार्ड का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ अच्छे से फाइनेंशियली डील कर सके। नबार्ड, जैसे कि मैं कह रही हूँ रूरल बैंक्स का हेड है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसको देखे। To grant long-term loans and to take the responsibility of inspective cooperative banks, RRBs, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। बीइंग अ हेड वो ये सब कुछ कर रहा है। अभी यार रिसर्च तो कोई हेड ही करेगा ना, छोटा मोटा बैंक यार जो अपने आप को मुश्किल से चला रहा है वो तो क्या ही रिसर्च करेगा ना, समझ पा रहे हो ना। सो टू प्रमोट द रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तो नबार्ड का ही काम है।
ठीक है, टू सर्व एज ए रीफाइनेंसिंग एजेंसी। अगर कई बार देखो किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में योगदान दे रहा है, उसको अगर पैसे की जरूरत पड़ती तो वो किसके पास जाएगा? वो हेड के पास जाएगा। और हेड कौन है बाबू? वो है नाबार्ड। ठीक है, फिर टू हेल्प द टीनेंट फार्मर, जो छोटे फार्मर्स होते हैं ना, स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो, उनकी हेल्प करना भी किसका काम है? नाबार्ड का, क्योंकि वो लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर देता है। ठीक है, इन शॉर्ट आप जैसे भी इसको ले सकते हो। मैंने बेसिकली आपको ये बताया है कि जो नाबार्ड है वो सारे बैंक्स का हेड है और वो इस तरह से कोशिश करता है कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो बहुत 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 अच्छे तरीके से होनी चाहिए। Next important group is SHG, that is self help group. सेल्फ स्वयं अपनी, हेल्प सहायता, ग्रुप्स ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो था वो इनएडिक्वेट था, मतलब इतना यार तुम क्या ही इंस्टीट्यूट से जाके लोन लेते रहो। और इवन यार कई फार्मर्स ऐसे होते थे, मैं तुम्हें बताऊं, उनको पता ही नहीं होता था कहाँ जाएं, कहाँ से लोन ले, नको उनको पता ही नहीं होता था। तो फॉर्मल इतना नहीं रहता, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो थे ना, इनका मेन काम था, और इनको एक और नाम से जाना जाता था, वो था माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। और बेसिकली ये वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए काम करते थे मेनली। ठीक है, और जो बड़ी छोटी छोटी बोरिंग्स जो मतलब मेनली कंजम्पशन प्रोसेस के लिए यूज होती थी, मतलब ऐसी बोरिंग्स नहीं कि तुम बोरो कर रहे हो मशीन परचेज करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, कंजम्पशन प्रोसेस, उसके लिए तो होता था सेल्फ हेल्प ग्रुप। लेकिन कंजम्पशन पर्पस के लिए भी अगर आपको इजीली बोरोइंग मिल गई है, वो भी बहुत बड़ी बात है यार। तुम लोग की मतलब अगर लाइफस्टाइल भी प्रॉपर्ली चल रही है रूरल एरियाज में, क्योंकि हम ये कर क्या रहे हैं, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली हम रूरल एरियाज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। और बाबू पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम फोकस जो है यहाँ पर रूरल क्रेडिट के ऊपर डाल रहे हैं। और रूरल क्रेडिट से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें कराया है, दैट इज SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक्स। दोबारा से पढ़ते हैं इसको, रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये जो रीजनल रूरल बैंक्स थे, इनका भी मेन काम क्या है? रूरल एरियाज को डेवलप करना, रूरल एरियाज के अंदर अच्छा क्रेडिट सिस्टम फॉलो होना। जिसको भी पैसे की ज़रूरत है वो रूरल एक्टिविटीज़ के लिए RRB से आराम से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर आएगा ना, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है। अभी मेरी बात सुनो कि रूरल रूरल बैंक्स की हम बात ही क्यों कर रहे हैं? कमर्शियल बैंक्स होते थे ना, वो उन्हीं लोगों को लोन देके ज़्यादा खुश थे जो बहुत क्रेडिट वर्दी हैं। और आपको पता है किसान तो क्या ही क्रेडिट वर्दी होगा, तो वो थोड़ी आनाकानी सी करते थे उनको लोन देने में। जैसे तो सरकार ने बोला हम ऐसे बैंक्स बनाते हैं जिनका काम ही ये है कि उन्होंने सिर्फ किसानों और रूरल एरियाज में ही देना है लोन, उनका काम ही ये रख दिया, हमने बात ही खत्म कर दी यहाँ पे। तो इसीलिए वो रीजनल रूरल बैंक की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो यहाँ पे कमर्शियल बैंक आई है, मैंने अब भी बात की थी इसके बारे में, अब भी की थी थोड़ी देर पहले बात। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर दे रही हूँ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है ना, उनका मेन काम है क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स को देखना और अकॉर्डिंगली उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में किसी तरह का भी कोई रुकावट ना आ सके। और ये तभी पॉसिबल है अगर हम टाइमली क्रेडिट फार्मर्स को देंगे तो। प्लीज समझने की कोशिश करो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का मेन मकसद क्या था? क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स जो हैं वो प्रॉपरली फुलफिल्ड रहें, ताकि जो भी वो देश के लिए क्रॉप्स को उगा रहे हैं, हमारे जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, उसमें किसी तरह का भी कोई रुकावट ना आए। समझ पा रहे हो मेरी बात यहाँ पर? Say yes everyone, come on quickly.
रुकी सूखी सी क्लास नहीं चाहिए मुझे, जल्दी 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 यहाँ पे आंसर करेंगे आप। मैंने अभी थोड़े से एमसीक्यूज भी कराने हैं, तो ये मत सोचना यहाँ पर कि मैम बस ऐसे ही हमें छोड़ देगी, नको रे। स्माइलीज भेज दो यहाँ पर यार। क्लास नितिका मैम की लग रही हो और बच्चे यूं उदास बैठे हो, ये हो नहीं सकता बाबू। स्माइल तो करना पड़ेगा यहाँ पर, स्माइल तो करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर नेशनलाइजेशन की गाइस बात हो रही है। आपको पता ही होगा, इतना तो मेरे बच्चे जानते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुआ था, 1969 में। इतना पता है यार सबको? प्लीज मुझे एक बार बताएंगे, इतना सबको पता है? यस मैम, ये तो हम जानते हैं। तो रूरल बैंकिंग जो था ना, इसका लेवल जो था ये रेज होना शुरू हुआ स्पेसिफिकली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था HYVC, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1965 के दौरान शुरू हुआ था। MS स्वामीनाथन जी ने इसको शुरू किया था, है ना। और 1969 में इसके 3-4 साल के बाद ही जो था नेशनलाइजेशन हो गया कमर्शियल बैंक का। तो वहाँ से हमने, जब ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ रही थी, सीड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो हमको ये पता लगा यार इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्रेडिट की ज़रूरत है। ये मतलब फार्मर जो है, इसको टाइम पे क्रेडिट मिलना चाहिए, तभी हम एग्रीकल्चरल फील्ड में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रूरल बैंकिंग हमने शुरू की, इसके मेन एडवांटेज क्या रहे? फार्म और नॉन फार्म आउटपुट बढ़नी शुरू हो गई, रेज होनी शुरू हो गई। ऑब्वियसली बढ़ेगी, रेजिंग तो होएगी आउटपुट की, क्यों नहीं होएगी? ऑफ कोर्स होएगी, क्योंकि अगर उनको इजीली क्रेडिट मिल जाएगा तो वो तो अपनी एक्टिविटीज को एक्सपैंड करेंगे ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है। दूसरा ये था, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के अंदर भी क्रेडिट मिल जाता था। चैप्टर ही रूरल डेवलपमेंट है ना, तो हम वो सारी स्कीम्स की भी इसमें बात करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती थी रूरल एरियाज को, रूरल पीपल को डेवलप करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इस चैप्टर के अंदर है कि यहाँ पे हम दोनों तरह की अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट भी और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी। सोचने वाली बात ये भी है। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है फूड सिक्योरिटी। ऑब्वियसली यार, बफर स्टॉक समझते हो ना, जो हमने सेफ्टी से एक रखा होता है। ठीक है, तो अभी नेचुरल बात है, अगर बफर स्टॉक्स हम रखना शुरू हो गए हैं तो बट ऑब्वियस है फूड सिक्योरिटी तो है। अब कुछ लिमिटेशंस देखो, अगर कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो आइए कुछ लिमिटेशंस की बात भी कर लेते हैं। अभी जो ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे ना, इनको बड़ा स्मॉल प्रपोर्शन मिलता था, ज़्यादा नहीं देते थे। हम लोग यहाँ बात करें ना, बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिल जाता था इनको, ऐसा कुछ नहीं था। स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ क्रेडिट ही मिल पाता था। रूरल बैंकिंग इवन इट इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ओवरड्यूज एंड डिफॉल्ट रेट। सोचो यार, जिस बंदे के पास खुद खाने के लिए पैसा नहीं है, जो लोन ले रहा है, बोरो कर करके अपनी आजीविका चला रहा है, वो उसके लेस चांसेस ही होंगे ना कि वो तुम्हें पैसे वापस करेगा। ऑब्वियसली, तो डिफॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा था, ओवरड्यूज बहुत ज़्यादा थे, तो एक बैंक के लिए भी बहुत मुश्किल है डिफॉल्ट रेट, ओवरड्यूज के साथ ऑपरेट करना, है कि नहीं मुश्किल? ऑफ कोर्स मुश्किल है यार। तो ये एक लिमिटेशन के अंदर आता था। Sources of institutional finance are inadequate to meet the requirements of agricultural credit. एग्रीकल्चरल क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो ज़रूरतें थी, उस हिसाब से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इनएडिक्वेट था, इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। कितना को हम पैसा देते जाएंगे? तभी मैंने आपको बोला था कि जो फार्मिंग है उसको डाइवर्सिफाई कर दो, नॉन फार्म एरियाज में भी ट्राई करो, जिससे एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज बढ़े और पैसे की जो कमी है, जो पैसे का अभाव चल रहा है, उसको हम किसी ना किसी तरह से दूर कर पाए। और रीजनल इनइक्वालिटीज जो है यहाँ पर, रीजनल, चाहे जितना भी कहो यार, जितना भी कहो कि रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो रूरल के लिए, रीजनल इनइक्वालिटीज जो हैं वो रहती ही हैं।
सो ये सजेस्टेबल था, एडवाइजेबल था कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो कुछ और सेटअप किए जाएं, क्योंकि जितने थे उतने कम थे, क्योंकि जो डिमांड थी रूरल क्रेडिट की वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। सो रीजनल रूरल बैंक्स की अभी और ज़रूरत है बाबूजी, तो और हमें रीजनल रूरल बैंक्स को सेटअप करना था। राइट, इतना क्लियर हुआ? अब ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मैंने तुम्हें बता दिया कि इसमें वो सारे फंक्शंस आएंगे जो मार्केटिंग में आते हैं, दैट इज असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। बट किसकी किसकी? एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की। तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, 12th के स्टूडेंट्स हो, बीएसटी भी तुमने किया, बीएसटी के अंदर यूनिट नंबर 11 इज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसके अंदर तुमने मार्केटिंग का मतलब किया हुआ है। That marketing is related to all the products and services, but here what I'm talking about is of marketing related to production of agriculture commodities and distribution of agriculture commodities throughout the country. So basically इसमें सिर्फ और सिर्फ agricultural products इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जिसको कि हमने फार्म से कंज्यूमर तक पहुंचाना है। और फार्मर्स को क्या यार प्रॉब्लम होती है? पहली बात तो ये यार, वो रूरल एरियाज में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, नॉलेज वॉलेज उनको यार इतनी होती नहीं है। कई बार तो ना जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती है ना फार्मर्स के लिए, एक्चुअली मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, वो उन तक यार पहुंच ही नहीं पाती है, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। सीरियसली मैं तुम्हें बताऊं तो क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं होती यार, उनको पता ही नहीं कहाँ पे जाना है, किससे पैसे लेने हैं, कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी फार्मर्स को, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको नहीं पता लग पाता था कि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, और वो लो प्राइस पे सेल करते जा रहे हैं, और उनकी मासूमियत का लोग फायदा भी उठा लेते थे, उनकी इनोसेंसी का, उनकी लैक ऑफ नॉलेज का। उनको ये भी नहीं पता कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्टोरेज फैसिलिटी भी होती है, तो वो अभी अपने पास थोड़ी देर स्टोर करके रख लें, ताकि जब बेटर प्राइजेस उनको मिले तो तब वो सेल कर दें। ये होती है ना चीज़, जब मार्केट में बेटर प्राइजेस मिल रहे हैं तब तक आप अपने स्टॉक को होल्ड आउट करके रखो अपने पास और फिर उसको बेच दो। बट उनको कुछ पता ही नहीं है, वो बस जैसे क्रॉप कटती है, फसल कटती है, उसको मिनिमम प्राइस पे बेच देते हैं। इवन कभी कभी वो लॉस खा जाते हैं उस चीज़ में। तुमने सुने होंगे किसानों की तो बहुत कहानियाँ होती हैं, बट हम इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तो एफर्ट्स लगा ही रही है रूरल डेवलपमेंट के लिए, हम सोर्सेज भी बता रहे हैं, बट वो थोड़ा सा जो लैक ऑफ नॉलेज का फैक्टर रह जाता है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अभी इसमें भी देखो, यहाँ पे भी टॉपिक ही ये है कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स को रेगुलेट करके रखो। मतलब मार्केट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होना चाहिए, रेगुलेटेड मार्केट्स होनी चाहिए, जिससे कि सेल और परचेज जो है मार्केट कमेटी मॉनिटर कर सके, पता लग सके कि क्या सेल हो रहा है, क्या परचेज हो रहा है, किस प्राइस पे हो रहा है, कौन सी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, मतलब हर चीज़ रेगुलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बेसिकली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चरल है उसमें रियली में तरक्की हो। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छी नहीं है, गोडाउन्स ही नहीं है, ऐसे यूनिट्स ही नहीं है, बिकॉज आपको पता है पेरिशेबल चीज़ें हैं ये, फ्रूट्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, तो अगर कोल्ड स्टोरेज समझते हो ना, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी सेफ रहेंगी, तो ये अगर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है रूरल एरियाज को डेवलप करके रखना। समझ रहे हो? ये सारा गवर्नमेंट कर रही है, अभी गवर्नमेंट मेजर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये थर्ड मेजर है जो गवर्नमेंट लेती है, जब भी उसको ये पता लगता है यार कम से कम किसान को उसका बनता हुआ प्राइस मिलना चाहिए।
ठीक है। और इसमें तो तुम्हें पता है वो ऑपरेशन फ्लड वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी, वो ऑपरेशन फ्लड यही था ना कि मिल्क को वो अर्बन एरियाज में लेकर जाते थे और उनको श्योर किया जाता था कि आपको फेयर प्राइस मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि वो वाला जो मिल्क कॉपरेटिव्स का सक्सेस था ना, वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम और भी चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो और वो हो भी रहा था, एप्लीकेबल हो भी रहा था। मोर ओवर कुछ सपोर्टिंग पॉलिसीज थी जो गवर्नमेंट ऑल अराउंड कर रही थी, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तुम्हें पता ही है कि एक एश्योरिटी देती है गवर्नमेंट फार्मर को कि चिंता मत करो भाई, तुम्हें इतना प्राइस तो तुम्हारी क्रॉप के लिए हम दे देंगे। सॉर्ट ऑफ इसको हम सब्सिडी की तरह भी ले सकते हैं कि ये पॉलिसी ये श्योर करती है यार मिनिमम इनकम तो तुम्हें मिल जाएगी, चिंता मत करो। चाहे वो बाजार में बिक रहा है नहीं बिक रहा है, तुम्हें मिनिमम इनकम मिल जाएगी। तुम ओपन मार्केट में अबव एमएसपी बेच सकते हो, लेकिन एमएसपी तो तुम्हें गवर्नमेंट से मिलेगा ही। ये एक तरह से उनको श्योरिटी मिल रही है, उनको सेफ साइड रखा जा रहा है। बफर स्टॉक मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, सेफ्टी स्टॉक। तो जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो व्हीट और राइस का बफर स्टॉक रखती थी ताकि कल को किसी तरह की भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास व्हीट राइस का बफर स्टॉक होगा, तो हम इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर्स, ये जो मेनली है ये किसके थ्रू होता है, पीडीएस। ये टर्म्स आपको गाइस पता होनी चाहिए, पेपर में पूछ सकते हैं। इट इज़ लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो है हम स्टॉक्स वगैरह को, फूड ग्रेन्स को, शुगर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ। ध्यान से सुनते जाइए मुझे, क्योंकि मैंने तुम लोगों को ना इसका अभी थोड़ा सा एमसीक्यू पार्ट भी करवाना है, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे ध्यान से सुनते जाइए। पीडीएस समझ लग गया ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मार्केटिंग चैनल तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि जो फार्मर्स थे वो डायरेक्टली सेल कर सकते हैं कंज्यूमर को प्रोडक्ट। ये सिस्टम से क्या है, फार्मर का शेयर जो है वो ऑब्वियसली, जितने मिडल मैन बीच में से निकलते जाएंगे, एग्री करते हो मेरे साथ, यस लिख दो। जितने इंटरमीडिएरीज, जितने मिडल मैन निकलते जाएंगे बीच में से, उतना ही एक फार्मर को फायदा होता जाएगा। डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाएगा ना वो कंज्यूमर के, तो ऑब्वियसली जो है उसके बेनिफिट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। आइए अब थोड़े से एमसीक्यू करते हैं। मैंने सारा रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर इन डिटेल तुम्हें करा दिया। अगर रियली तुमने मुझे अच्छे से सुना है और मेरे पॉइंट्स को छोटा 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 करके जॉट डाउन किया तो तुम्हें बहुत फायदा मिला होगा। अभी तुम्हारा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, मेरे साथ थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व करो, अपने आप ही तुम्हारा थोड़ा सा सेल्फ टेस्ट हो जाना है, ठीक है। सब लोग कमेंट में लिखेंगे व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन पहली स्लाइड के अंदर मैंने तुम्हें बताया था, टेक योर टाइम। 4 ऑप्शंस हैं इसके अंदर, इकोनॉमिक एंड लीगल अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज, इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज, economic and political upliftment of rural areas. What do you think? What should be the answer of it? Come on, come on. Yes, yes, yes. बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। करेक्ट यार, इट इज इकोनॉमिक एंड, अगर गलत भी हो रहा है ना, मेरी एक्सप्लेनेशन सुनते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिकली भी हम उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और सोशली भी हम उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। From 2 point of views it is, economic view और social view. So it is economic and social upliftment of rural areas. बहुत important question है, actually is the meaning of rural development actually. चलिए, which of the following is false, मतलब ये गलत है रिगार्डिंग नबार्ड। नबार्ड अभी मैंने तुम्हें उसके फंक्शंस भी बताया, इट इज नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या लगता है कौन सी चीज गलत है, रॉन्ग है? ए पॉइंट देखिए, हाँ वाह गुड यार, बहुत सारे मुझे करेक्ट आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, वेरी नाइस। It performs all the functions of RBI with regards to agriculture credit. It helps the flow of credit through cooperative banks, RRBs, etc. Maintain a research and development fund to promote the research in agriculture. And the last one is it help farmers directly.
एब्सोल्युटली, डायरेक्टली फार्मर्स की कैसे हेल्प कर सकता है? हेड है ना वो नबार्ड, जो नबार्ड है वो दूसरे रूरल बैंक्स की हेल्प कर रहा है सो दैट वो आगे फार्मर्स की हेल्प कर सके. सो इट इज ऑप्शन नंबर डी इन दिस केस. मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ. दिस इज ऑप्शन नंबर डी विच इज फॉल्स रिगार्डिंग नाबार्ड. आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फार्मर्स नीड क्रेडिट फॉर कंजम्पशन पर्पस सच एज, जैसे मैरिज है, बर्थ है, डेथ है, इस तरह की सिचुएशन में एक किसान को पैसे की ज़रूरत पड़ी है, तो वो पैसा कौन से क्रेडिट के अंदर आएगा? प्रोडक्टिव के अनप्रोडक्टिव? जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका आंसर. व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको कि वो कौन से क्रेडिट के अंदर आएगा बाबूजी? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे मुझे यहाँ पर. बिल्कुल वो अनप्रोडक्टिव के अंदर आएगा, क्योंकि सॉर्ट ऑफ वो यहाँ पर जो क्रेडिट ले रहा है, सॉर्ट ऑफ जो यहाँ पर वो क्रेडिट ले रहा है, वो ले रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ना कि वो इसलिए ले रहा है कि वो प्रोडक्शन में हेल्प हो सके. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये अनप्रोडक्टिव की कैटेगरी में आएगा. सो जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया उनके लिए यहाँ पे तालियों से स्वागत होगा. वेरी नाइस. इट इज अनप्रोडक्टिव क्रेडिट. आगे चलते हैं. ओहो, ये तो मैम हमें आता है, ये मैंने अभी आपको समझाया. SHG की फुल फॉर्म बता दो. देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया सारी वही चीजें मैं यहाँ पर तुम लोगों से पूछ रही हूँ. एंड आई विश एंड आई होप कि तुम लोगों को समझ भी आ रही है. जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए. SHG की फुल फॉर्म बता दीजिए राजा. SHG की फुल फॉर्म बता दीजिए क्विकली. बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं यहाँ पर सब लोगों के. इनफैक्ट करेक्ट आ रहे हैं. यस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. इट इज ऑप्शन नंबर बी. वेरी नाइस. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. आगे चलते हैं. अच्छा, ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस तो पक्का कंफ्यूज करते हैं. आई रियली वांट टू नो कौन कौन करेक्ट देता है यहाँ पर. तो मुझे बता दो कौन से मेरीन प्रोडक्ट्स जो हैं उसके मेजर प्रोड्यूसर्स नहीं हैं. एक्सेप्ट मतलब नहीं है. ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. इट इज पंजाब, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात. इन चारों में से तुमको क्या लगता है कौन से मेरीन प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर नहीं है? Not. What do you think, guys? What do you think? Absolutely correct answer. It is पंजाब यार. पंजाब. मैं भी वैसे पंजाब से हूँ. पंजाब में यार कोई सी वगैरह थोड़े ना है यार, है ना? वहां पे कोई इतना मेजर प्रोड्यूसर नहीं माना जाता मेरीन प्रोडक्ट. ये मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, बट स्टिल यार एक कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मीनिंग तो मैंने तुम्हें इसका बताया ही था. तो मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रेफर क्यों किया जाता है. अभी हम लोग भी बड़ा, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ, हम लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए. स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो कहती है मुझे पतले होना है, मेरी फिगर अच्छी होनी चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, हाइजीन को बड़ा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना सॉर्ट ऑफ वही चीज होती है. तो हाँ, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है. यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, इज बोथ. बिकॉज लेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स भी होता है इस केस में, और जो सॉइल फर्टिलिटी है ना वो भी इम्प्रूव होती है. दोनों चीजें हैं इसके अंदर. सो दैट इज वाई जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी. आगे चलते हैं. ये बताइए, लाइन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, फिर मुझे बताना. अंडर विच सिस्टम, under which system people below the poverty line could get the essential goods at subsidized rates. अब यहाँ पे मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ. I'll wait. सब लोग आंसर दे यहाँ पर, फिर मैं कुछ बोलूंगी. I'm waiting. सब लोग आंसर करेंगे फिर मैं कुछ बोलूंगी यहाँ पर. Come on. Under which system people below the poverty line, BPL जिसको हम कहते हैं, could get the essential goods at low subsidized rates? None, buffer stock, minimum support price, public distribution system. What do you think? What should it be?
मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को। इट इज गाइज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट वंस अगेन, अंडर विच सिस्टम पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन could get the essential goods and low subsidized rates। इसका आंसर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? अभी ये प्रोग्राम मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ। ऑप्शंस में तुम्हें बताती हूँ। क्रेडिट प्रोविजन मेड बाय स्मॉल फार्मर्स, क्रेडिट प्रोविजन मेड बाय लार्ज फार्मर्स, credit provisions made by SHG, that is self help groups to its members। अगर तुमने मुझे ध्यान से सुना है तुम इसका आंसर दे सकते हो। प्लीज थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए इसका। व्हाट डू यू थिंक? What do you think a micro credit program is related with? Is it a credit provision made by small farmers? Is it credit provisions made by large farmers? Or a credit provisions made by self-help? Yeah, कुछ भी नहीं, none of this. What do you think? What do you think? Absolutely correct। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो क्रेडिट प्रोविजंस बना रहे हैं अपने मेंबर्स के लिए, वो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर आता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम जब समझाया था उसके अंदर आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, ये भी हमने किया। देखो अगर सीरियसली आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर तुमने सच्ची मैंने इस चैप्टर को देखिए 45 मिनट्स में कवर कराया तुमको, और अगर तुम 45 मिनट्स अगर तुम दोबारा से भी इसको सुनते हो कॉन्सेंट्रेशन से, रिकॉर्डिंग भी इसकी दोबारा फिर से सुनोगे ना, तो तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाएगी। शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी विद अ व्यू टू रेजिंग इनकम, इसको हम क्या कहते हैं? मतलब क्रॉप फार्मिंग से तुम प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ जा रहे हो, तो और मकसद क्या है? और तुम्हारा मकसद क्या है? तुम इनकम को बढ़ाना चाहते हो। इसका क्या मतलब है? ऑफ कोर्स इट इज बोथ यार, इट इज बोथ। मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, क्रॉप प्रोडक्शन में भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। फिर से देखिए, शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्ट। नो 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 नो, इट इज नॉट बोथ। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर नो डाउट बोथ आते हैं, बट इस लाइन को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, तो इसमें वो ये पूछ रहा है कि अगर तुम डाइवर्सिफाई कर रहे हो क्रॉप फार्मिंग से प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, तो वो तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुआ ना, क्योंकि तुम शिफ्ट कर गए हो ना, तुम शिफ्ट कर गए हो। देखो यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी आएगा। तन्वा, इसकी फुल फॉर्म बता दो मुझे। तन्वा, बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। तन्वा, ये तो आना चाहिए, ये तो आना चाहिए। आहा आहा, क्या बात है। इट इज तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल। इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। और इसके ऊपर क्वेश्चन ना बहुत बार मैंने देखा है, सैम्पल ईयर पेपर्स में भी और अदरवाइज भी। अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो ना, उसमें भी तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा तनवा का। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। एपेक्स इंस्टीट्यूशन बता दो जो नेशनल लेवल पे है और रीफाइनेंस करता है रूरल क्रेडिट को। ये बता दो मुझे एक बार, जल्दी से बता दो मुझे, कौन सा है ये? मैम ये कैसे ऑप्शंस है? ऑब्वियसली इट इज नबार्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे मुझे यहाँ पर लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं, तो मैं ये एक बार तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन वाली स्लाइड ना दोबारा दिखा देती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बस, तुम चिंता मत करो। मैडम के होते हुए मुझे सब पता लग जाता है कहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हुए हो। मैं तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये देखिए, ये दो तरह की डाइवर्सिफिकेशन है बेसिकली हमारे पास। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इन दोनों का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। जो क्रॉप प्रोडक्शन है ना, उसका मतलब है तुम सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ चले गए हो। और जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है ना, उसका मतलब ये है कि तुम नॉन फार्म की तरफ चले गए हो, दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की तरफ चले गए हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए।
ठीक है। अदर एरियाज देखिए ना यहाँ पे, देखिए एक बार इसका मीनिंग दोबारा से देख लीजिए। डाइवर्सिफिकेशन इट इम्प्लाइज शिफ्ट फ्रॉम द क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। वहां पे यही लिखा हुआ था ना, अब मैं वो वाला निकाल रही हूँ, वो वाला क्वेश्चन निकाल रही हूँ एक बार, जिसमें तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील हो रहे हो ना, क्योंकि पहले मैंने ही पहले बोथ लिख दिया था। अभी देखो इसमें यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है ना, सो दैट इज व्हाई इट इज प्रोडक्टिव। ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है ना, ये वाला, ये है शिफ्टिंग फ्रॉम वन क्रॉप टू मल्टीपल क्रॉप्स। ये है एक्चुअली, ये फर्क है इसमें, इसलिए इसमें बोथ नहीं आ सकता। समझे मेरी बात को? मुझे लगता है इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ रही हूँ यहाँ पर। आइए, बहुत मजा आ रहा है गाइज मुझे यहाँ पर। आई होप यू पीपल आर ऑल्सो एंजॉइंग। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तुम्हें सारे क्वेश्चंस जो ऑप्शंस है ना वो करेक्ट लगेंगे, बट तुमने यहाँ पे मुझे उस ऑप्शन को टिक करके दिखाना है जो इसके साथ प्रॉपर सूट करता है। रूरल डेवलपमेंट, is it development of agriculture, is it providing health facilities in rural areas, या spread of agriculture among rural areas, या everything that raises quality of life of rural people? क्या लगता है आपको? वैसे तो अगर तुम ध्यान से मुझे सुन रहे हो ना पिछले 1 घंटे से, तुम्हें तो थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि मतलब इसमें क्या चीज़ मैडम कहने की कोशिश कर रही है रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए यहाँ पर तुम लोग को। वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे तुम लोग की, मुझे बताइए क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने डी ऑप्शन को क्लिक किया ना, वो अपने आप को एक बारी शाबाश ऐसे बोल दो, शाबाश मेरे से, शाबाश। बिल्कुल, रूरल डेवलपमेंट का मतलब है हर एस्पेक्ट को डेवलप करना है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें कराया था रूरल डेवलपमेंट, 2 वर्ड्स कराए थे इसके लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी। ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद रूरल पॉपुलेशन नीड्स लॉन्ग टर्म लोन्स। क्यों? अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लॉन्ग टर्म। व्हाट डू यू थिंक, विच ऑप्शन इज बेस्ट suited to this question? What do you think, guys? For making minor improvements on land, to buy seeds, for buying fertilizers, for buying agricultural machinery, what do you think? What should be the right option for this? देखो, माइनर इंप्रूवमेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म तो चाहिए नहीं होएगा, ना ही सीड्स फर्टिलाइजर्स के लिए लॉन्ग टर्म चाहिए होगा। लॉन्ग टर्म तो तभी चाहिए होगा अगर तुमने कोई मशीनरी खरीदनी है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ओवर हियर। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी तुम लोगों ने बिल्कुल सही दिया यहाँ पर जवाब। यहाँ पर नेक्स्ट, ये ऑर्गेनिक का है, ये मैं छोड़ देती हूँ। बिल्कुल सिंपल, तनवा प्रोजेक्ट कहाँ आया? तनवा, अभी अगर तुम लोगों ने इसकी फुल फॉर्म मुझे बताई है, ये लीजिए आंसर्स आने शुरू हो भी गए हैं मुझे यहाँ पर। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत बढ़िया रिप्लाई, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो तुम लोग। दैट इज रियली कूल, दैट इज रियली नाइस। यस, इट इज तमिलनाडु, इट इज तमिलनाडु, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऑप्शंस जरा पढ़ लेना। मुझे ना नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करो। क्या लगता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन सा है? क्या लगता है तुम्हें? अरे नहीं, इसमें मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं यार मुझे। देखो, 2 तरह के मैंने तुम्हें सोर्सेस कराए हैं आज, 2 तरह के। एक मैंने तुम्हें इंस्टीट्यूशनल कराया, एक मैंने तुम्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल कराया। तो अभी मैं तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ दैट इज अबाउट नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो मुझे बताओ फिर, ट्रेडर, रीजनल बैंक, कमर्शियल बैंक, नाबार्ड, कौन सा है नॉन इंस्टीट्यूशनल इसके अंदर? बोलो, मैं बताऊं? आहा, क्या बात है। जिन लोगों ने ए ऑप्शन को क्लिक किया, क्लैप फॉर देम, क्लैप फॉर देम। ट्रेडर,
ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशनल है बाबू। जिन लोगों ने इनमें से किसी को टिक किया है उन लोगों को मैं बता रही हूँ कि ये इंस्टीट्यूशनल है। रीजनल बैंक भी एक इंस्टीट्यूट है, कमर्शियल बैंक भी एक इंस्टीट्यूट है, नबार्ड भी एक इंस्टीट्यूट है। एक ट्रेडर है जो नॉन इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल है जिससे हम लोन ले रहे हैं, जिससे हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट ले रहे हैं। सो इट कम्स अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। आगे चलते हैं। नबार्ड की फुल फॉर्म बता दो कोई मुझे यहाँ पे, कम ऑन। नबार्ड की फुल फॉर्म। मैम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो फिर करेक्ट आंसर दो सब लोग। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नबार्ड। ये बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे, अगर अभी एकदम तुमने अभी ज्वाइन किया, तुमने मुझे नहीं सुना अभी पिछला मेरा लेक्चर, तब भी तुम इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल है। Why it was considered to replace the private money lender by the institutional source of credit। हम इंस्टीट्यूशनल को क्यों प्रेफर करते हैं? प्राइवेट मनी लेंडर की बजाय हम इंस्टीट्यूट को क्यों प्रेफर करते हैं? क्वेश्चन ये है एक्चुअली में, ये इसका आंसर मुझे दो। Why it was considered to replace the private money lender by institutional source of credit? Because the supply of credit was irregular, the money lender took advantage of ignorance of cultivator. All of these rate of, yes, it is all of these. Absolutely correct answer. Next, थक तो नहीं गए? थोड़े से और करेंगे, सिर्फ थोड़े से और करेंगे, फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगी। क्योंकि ये क्वेश्चन करने से ना एक वो अंदर जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना तुम लोगों को कि हाँ हमें रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर आ गया, वो बेस्ट है। लो ऑप्शन भी आने शुरू हो गए। इट इज ऑप्शन नंबर सी, टू इंश्योर द सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन फ्यूचर। हमको क्या प्रमोट करना है? ऑर्गेनिक। ऑल्दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गुड। ये तो भैया डेफिनेशन है एक। टेक योर टाइम, रीड द डेफिनेशन एंड देन प्लीज लेट मी नो विच शुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। Which activity involves assembling, storage, processing, transportation, grading and distribution of different agriculture commodities across the country? According to you, what it should be? Agricultural management, agricultural system, agricultural growth या agricultural marketing? क्या लगता है आपको? Which activity involves assembling, storage, processing, transportation, grading and distribution of different agriculture commodities? Yes, correct. It is agricultural marketing. It is agricultural marketing. बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। ये तो डेफिनेशन मैंने अभी तुम्हें कराई थी, इससे रिलेटेड तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन की थी। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी मुझे लग रहा है कि हाँ तुम्हें चैप्टर आ गया है। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? गोल्डन रेवोल्यूशन, golden revolution, pisciculture, horticulture, floriculture? What do you think? Yes guys, it is related with horticulture. Option number B is absolutely correct, बिल्कुल correct. Okay, अभी ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। Following are the institutional sources of credit except, ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से आंसर देना। मतलब एक्सेप्ट वाले का मतलब मैंने ना समझाया हुआ है, तुम लोग भी एक बार सुन लो। जहाँ पे वर्ड एक्सेप्ट आ जाता है ना तो इसके उल्टे को आंसर देना होता है। अभी इंस्टीट्यूशनल है ना, तुमने नॉन इंस्टीट्यूशनल को टिक करना है। मैडम आपने तो बता ही दिया, हाँ बता ही दिया मैंने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। हमने मनी लेंडर को क्लिक करना है इसके अंदर। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन सा है? मनी। इंस्टीट्यूशनल सोर्स नबार्ड, कमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक है। मनी लेंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल है। दैट इज वाई फॉलोइंग आर द इंस्टीट्यूशनल ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एक्सेप्ट मनी लेंडर। क्लियर होगा?
चलो एक और कर लेते हैं यार, एक और बड़ा सिंपल, ये तो बिल्कुल गुगू क्वेश्चन दिया मैंने, लड्डू क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। लास्ट में अभी क्लास एंड करने से पहले मुझे लगा मैं तुम लोग को हलवा खिला ही दूं, तो ये हलवा क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। रूरल मार्केटिंग से ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रेगुलेटेड मार्केट, हर चीज की हमने डेवलपमेंट की। बिल्कुल, एक और कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, चलो चलो। दैट इज बिल्ड अप इन द इयर्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन एंड यूज ड्यूरिंग शॉर्टेज। क्या कहते हैं इसको? और जब सरप्लस होता है तब तब हम इसको बिल्डअप कर लेते हैं, और जब शॉर्टेज हो जाती है तब हम इसको यूज करते हैं। क्या चीज है? इज इट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इज इट बफर स्टॉक? थोड़ा सा मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है, मैं आपको बता दूं ये बफर स्टॉक है। ये बफर स्टॉक है, ये बफर स्टॉक है जिसको हम सरप्लस ईयर में बिल्डअप करके यूज कर रहे हैं शॉर्टेज के टाइम पे। ठीक है, इज दिस क्लियर? एवरीवन, इज दिस क्लियर? ग्रेट। चलो एक और, ये लास्ट लास्ट लास्ट। मैम क्या कर रहे हो? और यार मेरा मन ही नहीं करा क्लास बंद करने का, मैं क्या करूं। और ये क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट है। So to minimize the fluctuations in the prices, the government announces the following what? ये तो सबको आता है, ये पक्का लास्ट क्वेश्चन है 100%। एक बार मुझे बता दो बस, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया था? और ये 1 मार्क में भी आ सकता है आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह भी, और अदरवाइज भी केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। इट वॉज रियली अ वंडरफुल लेक्चर टुडे। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे तुम लोग के साथ, और मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि अगर रियली तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सुना है तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी वाली नॉलेज यहाँ पर गेन की है। तो मेरे टेलीलिंक को ज्वाइन करना मत भूलना, इट इज़ नितिका कॉमर्स क्लासेस। मेरी प्रोफाइल को भी अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लो, ताकि आपको मुझसे जुड़ी हुई सारी क्लासेस, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और तुम्हारा किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट, कोई भी पीडीएफ मिस ना हो। अनअकैडमी की ऐप को अगर तुमने डाउनलोड नहीं किया है बेटा जी, वो भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। 10% ऑफ लेने के लिए BN लाइव कोड भी यूज़ कर लीजिए। दैट्स इट एवरीवन, हियर योर एजुकेटर टेकिंग साइनिंग ऑफ फ्रॉम यू। कल फिर से मैं आऊँगी एक नया चैप्टर लेके आईईडी का। इसी तरह से मेरे से चैप्टर्स को सुनते रहिए गाइज, आपकी जो नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते रहेगी, और उसका फ़ायदा तुम्हें पेपर्स में नज़र आएगा जब तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। Here, this is Dr. Nitika taking signing off. Take care everyone. Bye bye.